हेलो स्टूडेंट, मैं मुन्ना कुमार और आपका चैनल केल स्टडी पे मैं फिर से उपस्थित हो गया हूं। आज आपको अम्ल और भस्म के सेकंड क्लास कराने वाला हूं। इससे पहले मैं अम्ल और भस्म की क्लास करा चुका हूं, जिसमें अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल क्या है, उसके क्षार क्या है, उसके गुण क्या है, इन तमाम चीजों पर मैं चर्चा कर चुका हूं। और ये आज केमिस्ट्री की 26वां क्लास है। हमने आज तक 26 क्लास ले चुका है। आप पूरी की पूरी वीडियो रिवीजन करो बाबू, जिससे आपके एग्जाम की पूरी की तैयारी हो सके, और लाइन बाय लाइन उसको करो ताकि आप एक सही ढंग से तैयारी कर सको। एग्जाम नजदीक आने वाली है तो सभी विषयों की तैयारी होना बहुत जरूरी है। आप अब हमारे चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए आप केल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे सारी चीजें फ्री आपको मिलेगी, है कि नहीं। यहाँ पे नोट्स फ्री मिलेंगी आपको, और इसकी हर क्लास आपको फ्री मिलेगी, है कि नहीं। इसलिए हमारे चैनल को ज्वाइन करो और यहाँ पे रेगुलर आओ। सुबह 6:30 बजे केमिस्ट्री की क्लास, शाम 5:30 बजे मैथ का क्लास, और 7:30 बजे रात में मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का लाइव टेस्ट लेना शुरू करने वाले हैं। तो उसके लिए इस बच्चे को, सारे बच्चों के पास इस चैनल को शेयर करो ताकि सभी लोगों से हम जुड़ पाए, ठीक है। तब तो आइए शुरू करते हैं बाबू। शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इस क्लास सेशन को और जगह शेयर कर दो, बच्चे को जोड़ो। और अगर आप खुद नए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपको पॉलिटेक्निक का पूर्ण रूप से तैयारी कराएगी बाबू। थोड़ा भी किसी भी सिलेबस को हम छोड़ने वाले नहीं है। हमारा क्लास रेगुलर बढ़ रहा है और पूरी की पूरी तैयारी आपको कराया जाएगा, ठीक है। तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। कह रहा है सूचक। सूचक क्या है, इनको जानते हैं पहले, ठीक है। सूचक क्या है, इन चीजों को जानते हैं बाबू। तो सूचक क्या है, देखिए। अब यहाँ सूचक जो है, सूचक वे पदार्थ जिसका रंग अम्ल तथा क्षार के मिलने पर बदल जाता है उसे हम सूचक कहते हैं। वे पदार्थ जिनका रंग अम्ल तथा क्षार के मिलने से बदल जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। आप सुनिए, अम्ल तथा क्षार के मिलने से बदल जाता है। अगर अम्ल मिलता है तो वह अम्ल के बारे में बताएगा, वह क्षार के बारे में बताएगा कि कौन सा पदार्थ क्षारीय है और कौन सा पदार्थ अम्लीय है। तब उसके बताने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। इंडिकेट मार्क कहते हैं बाबू, जो बताता है कि यह विलयन अम्ल है और यह विलयन क्षार है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर लिटमस पेपर को हम लेते हैं तो अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो हमें पता चल जाता है कि वो अम्ल है। और दूसरा बात, क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इससे ये चल जाता है कि वो क्या है बाबू, क्षारीय है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अम्ल और क्षार को इंडिकेट करते हैं। इसके लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें भी है। हमारे पास प्राकृतिक सूचक भी होता है, जैसे हल्दी, चुकंदर, पाता गोभी के बारे में अगर बात करते हो तो ये भी लोग एक प्रकार के सूचक ही हैं, जो प्राकृतिक सूचक के रूप में हमारे यहाँ पाए जाते हैं, हमारे पास पाए जाते हैं। हल्दी, चुकंदर और पाता गोभी जो है प्राकृतिक सूचक है बाबू, ठीक है। यहाँ दूसरा टर्म लिखा हुआ है कि सूचक का उपयोग मुख्य रूप से उदासीन के समापन के लिए किया जाता है। अब यहाँ बात को समझने वाला एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल है बाबू। सूचक का उपयोग मुख्य रूप से उदासीनीकरण के समापन के लिए किया जाता है। यानी कहने का मतलब, हम सूचक का उपयोग तब करते हैं जब हमें पता रहता है कि वह पदार्थ को हमें किसने बदलना है, उदासीन में बदलना है। तो एक पदार्थ मुझे पता है, क्या पता है, मान लीजिए हमें कोई एक पदार्थ मुझे पता है। अब ये पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय ये पता नहीं है हमें, ठीक है। तब तो दूसरा पदार्थ मिलाएंगे कि तब जाकर उदासीन कर सकते हैं उसको। उदासीन करने के लिए तो मान लीजिए इसको हम पता करते हैं कि उदासीन अम्लीय हो गया, तो हम दूसरा पदार्थ यहाँ पे डाल देंगे क्षारीय, तो मिल के क्या हो जाएगा, उदासीन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इसीलिए सूचक का उपयोग मुख्य रूप से उदासीकरण के समापन के लिए किया जाता है बाबू, ये बात है। चलिए, सूचक के रूप में लिटमस पत्र का उपयोग नहीं होता है। सूचक के रूप में लिटमस पत्र का उपयोग नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है, तो क्योंकि लिटमस पत्र केवल यह दिखाता है
कि कौन पदार्थ लाल है और कौन पदार्थ लाल है और कौन पदार्थ क्षारीय है, ऐसा नीला है। इसीलिए लिटमस पत्र का उपयोग हम सूचक के रूप में नहीं कर पाते, क्योंकि यह केवल लाल और नीला के रंग में ही स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर पाता है। ठीक है, अब इस बात को जानने के लिए और चीजें है कि मान लीजिए वो हम ये कह दिए कि वह सूचक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि यह पदार्थ लाल और लाल और नीला को ही दर्शाता है। ठीक है, चलिए अब बात ये कर लेते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है अल्फैक्टरी सूचक। अल्फैक्टरी सूचक अब ये क्या कहता है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका रंग अम्लीय, जिनका गंध ये गंध होता है बाबू, जिसका गंध अम्लीय तथा क्षारीय माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। अब कह रहा है अल्फैक्टरी सूचक वैसे सूचक है जिसका गंध क्षारीय माध्यम में अलग और अम्लीय माध्यम में अलग होता है। उस सूचक को हम अल्फैक्टिक सूचक कहते हैं। उस सूचक को हम क्या कहते हैं? अल्फैक्टिक सूचक कहते हैं। तो अल्फैक्टिक सूचक में जैसे प्याज का गंध अम्लीय में दूसरा हो जाएगा, क्षारीय में दूसरा हो जाएगा। प्याज का गंध अम्लीय में दूसरा हो जाएगा और क्षारीय में दूसरा हो जाएगा। लवंग का तेल अम्लीय में दूसरा हो जाएगा, क्षारीय में दूसरा हो जाएगा बाबू। वैनिला इत्र भी उसी प्रकार का है, ये भी अम्लीय में दूसरा और क्षारीय में दूसरा हो जाता है बाबू। अब इन तीनों को हम क्या कहते हैं बाबू? अल्फैक्टिक सूचक बोलते हैं। अल्फैक्टिक सूचक बोलते हैं। प्याज, लवंग का तेल, वैनिला इत्र क्या है? अल्फैक्टिक सूचक है बाबू। ये क्या होता है? तो ये ऐसे सूचक होते हैं जो जिनका गंध अम्लीय तथा क्षारीय माध्यमों में भिन्न भिन्न हो जाता है। अम्लीय में दूसरा, क्षारीय में दूसरा होता है। तो ऐसे सूचक को हम क्या कहते हैं? अल्फैक्टिक सूचक कहते हैं। क्लियर कट समझ में आ गया बाबू? आगे देखते हैं। चलिए आगे बात करते हैं पीएच स्केल पर। पीएच स्केल क्या है? तो किसी पदार्थ के तनु जलीय विलयन की अम्लीयता क्षारीयता को मापने के लिए सोरेंस ने एक पैमाना व्यक्त किया जिस पर 1 से 14 तक संख्याएं अंकित किया। क्या बोले बाबू? किसी पदार्थ के तनु जलीय विलयन की अम्लीयता क्षारीयता को मापने के लिए सोरेंस ने एक पैमाना व्यक्त किया जिस पर 1 से 14 तक की संख्याएं अंकित है। सोरेंस ने जो स्केल अपनाया अम्लीयता और क्षारीयता को बताने के लिए कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कौन सा पदार्थ क्षारीय है, उसके लिए उसने 1 से 14 तक की संख्याएं लिया। ठीक है, 1 से 14 तक संख्याएं लिया, जिससे यह पता किया कि उन्होंने बताया कि यह पदार्थ कौन सा पदार्थ क्षारीय है और कौन सा पदार्थ अम्लीय है। तो यहाँ देखिए, ये संख्या तनु विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को पीएच स्केल के रूप में व्यक्त करता है। किसके रूप में व्यक्त करता है? पीएच स्केल के बारे में व्यक्त करता है। अब देखते हैं पीएच स्केल होता क्या है। ये तो मैं समझ लिया कि पीएच स्केल को लाइनिंग को बताने के लिए 1 से 14 तक संख्या लिखा रहता है जो यह बताता है कि कौन सा अम्लीय है और कौन सा क्षारीय है। ठीक है, तो आइए देखते हैं बाबू इसका। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये पीएच स्केल है बाबू। ये पीएच स्केल है। कौन है? पीएच स्केल है बाबू। ये पीएच स्केल 1 से 14 तक शुरू होता है बाबू। 1 से 14 तक होता है। अब ये 7 से कम, 7 1 से अधिक और 7 से कम जितना भी है ये सब अम्लीय कहलाएगा। सब अम्लीय है बाबू, अम्लीय। अगर आप 7 से नीचे घटते क्रम में जाओगे तो सब अम्लीय कहलाता है। 7 से नीचे जितने भी आप जाते हो, 7 6 5 4 3 2 1, ये सब अम्लीय है बाबू। इससे जितना भी आप नीचे जाओगे ये सब क्या कहलाएगा? अम्लीय कहलाएगा। लेकिन अगर हम 7 के बात कर ले, 7 हमारा क्या है? 7 हमारा क्या है बाबू? उदासीन है। 7 हमारा क्या हो जाएगा? उदासीन। 7 से अधिक, अगर 7 से अधिक नीचे जाओगे, 7 से अधिक नीचे जाओगे तो क्या मिलेगा तुमको? ये मिल जाएगा क्षारीय। क्या हो जाएगा बाबू? क्षारीय। क्षारीय होता है। ठीक है, 7 से अधिक,
7 से अधिक 14 तक अगर आप जाते हो तो सब क्या कहलाएंगे, क्षारीय कहलाएंगे बाबू, ठीक है। यानी कि 7 से कम अम्लीय, जैसे 1 2 3 4 5 6 तो क्या हुआ, अम्लीय हुआ। 7 क्या हो गया, उदासीन हो गया। और 7 के बाद क्या हो गया, तो जैसे 7 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 ये सब क्या कहलाएगा बाबू, क्षारीय कहलाएगा, ठीक है। तो ये सब क्षारीय सीमा है और कुछ अम्लीय सीमा 7 से कम है और क्षारीय सीमा 7 से अधिक है। लेकिन अगर 7 के बाद किया जाए तो ये क्या है, उदासीन है। क्या है बाबू, उदासीन है। तो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। कुछ मैं नाम लिखकर लिखा हूं यहाँ पे, कुछ पदार्थ का नाम है, यहाँ पे पदार्थ है और यहाँ पे उसका पीएच मान है। जैसे अगर हम आमाशय की बात करें, आमाशय जो हमारे पेट में होता है, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है हमारे पेट में, HCl पाया जाता है बाबू। कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl हमारे पेट के अंदर पाया जाता है। यह पेट, इसका अगर हम HCl के पीएच मान की बात करें जाए तो इसका पीएच मान क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे नींबू रस का पीएच मान की बात किया जाए तो 2.5 हो जाता है बाबू। नींबू रस के पीएच मान कितना हो जाता है, 2.5 हो जाता है। सिरका के बात किया जाए तो इसका 3 हो जाता है। सिरका की बात किया जाए तो 3 हो जाता है। टमाटर रस की अगर हम बात करें बाबू, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इसका अगर हम बात करें तो 4.1 हो जाता है, ठीक है। पसीना, हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है, ठीक है, हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है, इस पसीना के अगर पीएच मान किया जाए तो इसका मान 4.5 होता है बाबू। हमारे शरीर के पीएच, पसीना का पीएच मान जो होता है 4.5 होता है बाबू, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ, सॉरी, हाँ ठीक है, 4.5 होता है। अम्ल वर्षा की बात करें जाए तो अम्ल वर्षा जो आकाश में से होता है, तो वायुमंडल में हमारा जो जल, वायुमंडल से होता हुआ जो हमारे पास जल पहुंचता है, उस जल का पीएच मान 5.6 है। तो वर्षा जल जो बारिश होता है उस जल का पीएच मान कितना होता है, 5.6। अगर लार के हम बात करें, मुंह में हमारे जो लार पाया जाता है, टैनी अम्ल, जो हमारे मुंह में जो लार पाया जाता है, उस लार के पीएच मान कितना होता है, तो 5.5 होता है बाबू। हमारे मुंह का लार का पीएच मान कितना होता है, 5.5 होता है बाबू। चलिए, पेशाब का पीएच मान कितना होता है, तो 6 होता है। क्या होता है बाबू, 6 होता है। पेशाब का पीएच मान 6 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है बाबू, तो दूध का पीएच मान 6.5 होता है बाबू, 6.5 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है बाबू। ये क्या होता है, 7 होता है। और इसी को हम उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, उदासीन कहते हैं, ठीक है। खून, आंसू का पीएच मान, जब हम रोते हैं तो हमारे आंख से आंसू निकलता है। जब हम रोते हैं तो आंख से हमारे क्या निकलते हैं, आंसू निकलते हैं। और ये आंसू का पीएच मान क्या होता है, तो 7.3 होता है बाबू। 7.3 होता है आंसू का पीएच मान, 7.3 होता है। जब हम रोते हैं तो हमारे मुंह के अंदर कभी कभी आंसू चला जाता है, तो वो नमकीन लगता है, लगता है ना जी, क्षारीय कहलाता है, ठीक है। चलिए, खून का पीएच मान क्या होता है, तो खून का पीएच मान 7.4 होता है, ठीक है। खून का पीएच मान क्या होता है बाबू, 7.4 होता है। कभी कभी आपके मुंह के अंदर पता ना खून गया है कि नहीं गया है, नहीं गया होगा, ठीक है। अगर बचपन में ऐसे काट के ऐसे किए होंगे तो कभी चख लिए होंगे, तो उसका आपको भी पता चल गया होगा कि क्या उसका होता है, नमकीन होता है वो भी, जिसका पीएच मान क्या होता है, 7.4 होता है बाबू, ठीक है। अब ये पित्त का बात करें, हमारे शरीर के अंदर पित्ताशय होता है, उस पित्त की अगर बात करते हैं तो उसका पीएच मान 7.5 से लेके 8.8 तक होता है, ठीक है। अब वो आवश्यकता के अनुसार होता है, ठीक है, आवश्यकता के अनुसार। तो इसका मान हो जाता है 7.5 से 7.8 तक हो जाता है। क्लियर बाबू, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है बाबू, ठीक है। अब देखो, चूना जल का पीएच मान कितना होता है,
तो चूना जल का पीएच मान 11 होता है बाबू। चूना जल का पीएच मान 11 होता है। आइए बाबू हम अब केमिकल सीरीज को पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। आज बस इतना ही रहने देते हैं बाबू। केमिकल सीरीज आज नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि वीडियो देख रहे हैं कि बड़ा हो जाएगा, और केमिकल सीरीज एक अच्छा टॉपिक है जिसको ढंग से समझना जरूर पड़ता है, ताकि हम किसी अभिक्रिया के कौन कितना क्रियाशील है, कौन कितना कम क्रियाशील है, इसको अगर नहीं समझेंगे तब तक कोई रिएक्शन नहीं करा पाएंगे। इसीलिए उसको ढंग से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। और जाते जाते मैं आपसे 3 चीज चाहूंगा कि आप चैनल को पहले नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, दोस्तों को जोड़िए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए बाबू। ये कंप्लीट आपके लिए बना हुआ चैनल है। ये चैनल आपके पूरा का पूरा उपयोग करेगा बाबू। पॉलिटेक्निक एग्जाम में हर तरह के गाइड करेंगे बाबू। लाइव भी आने वाले हैं 7:30 बजे, टाइम नोट कर लीजिए। शाम 7:30 बजे लाइव आने वाले हैं। अभी 2-3 दिन लगेंगे, थोड़ा सा चैनल अपडेट हो रहा है बाबू, जिसके वजह से नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द 7:30 बजे तक हम लाइव आ जाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को, ताकि पूरे बिहार में फैला दीजिए बाबू, ताकि कंपटीशन तगड़ा हो, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।